जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में जितने भी प्रश्न घटना चक्र में पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को मैं कवर किया हूँ। आगे भी कुछ और चैप्टर बचे हुए हैं भारतीय संविधान से, उसे भी मैं कवर करूँगा और लगभग भारतीय संविधान का यह बुक घटना चक्र का समाप्त होने वाला है। कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, करीब 5-6 चैप्टर होंगे और मैं जल्द से जल्द इसे समाप्त करके हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न को लाऊंगा। और इससे पहले 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ भारतीय संविधान से, चैप्टर वाइज है, उसका प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसे टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? किसने दिया था लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव? 4 ऑप्शन है, सरकारी आयोग ने, विधि आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठक्कर आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग, या उसे कह सकते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जिसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके बाद जब मोरारजी देसाई जी को 1967 में उप प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उनके स्थान पर 1967 में हनुमंतिया जी को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। और इस आयोग का कार्यकाल 1970 तक समाप्त हुआ। प्रथम प्रशासनिक आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, सही उत्तर को चुनें। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की कोई सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर लोकायुक्त की जो स्थापना हो, सर्वप्रथम किसने यह अनुशंसा की थी कि राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 से 70 तक, संथानम समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भारत के राज्यों में भी लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही सुझाव दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ओम्बुड्समैन भारतीय प्रतिमान किससे संबंधित है? ओम्बुड्समैन लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या लोकपाल? तो ओम्बुड्समैन है जो लोकपाल से संबंधित है। किससे? लोकपाल से। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लोकपाल से ओम्बुड्समैन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था या ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था या ओम्बुड्समैन बनाने की संस्तुति दी थी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा समिति ऐसा था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था। कौन था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं जिन्हें चुना गया था? देश के प्रथम लोकपाल 1919 में उन्हें चुना गया था। वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यायाधीश सुबोध राणा, न्यायाधीश बालाकृष्णन, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष या न्यायाधीश एस.एच. दत्तू। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। देश के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? 1967 में प्रशासनिक आयोग बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, अभी जस्ट हमने बताया था।
तो प्रशासनिक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लेकिन 1967 में यदि कहा जाए, 1966 तक ही, 1967 से 66 तक रहे थे मोरारजी देसाई। उसके बाद उन्हें चुन दिया गया था ओम हनुमंता को चुना गया था 1967 में ही। तो उसमें हनुमंता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 7 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1967 में, 1971 में, 1968 में, 1972 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1967 में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। उस समय भारत का चौथी लोकसभा चल रही थी, उस टाइम में रखा गया था प्रथम लोकपाल विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर डी की ओर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसमें ऐसा किया गया था? संविधान के कार्यान्वयन एवं के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। सी में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, और डी में विधि आयोग का प्रतिवेदन के आधार पर किसने यह कहा था या अनुशंसा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया था कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। 4 अगस्त 2011 को पुनः स्थापित किया गया था। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कथन 2, श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। गलत, पी चिदम्बरम द्वारा नहीं किया गया था। इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया। सही है, इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1, 3 और 4 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर का क्या है? 1, 3 और 4 आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो 4 ऑप्शन में मेरा आंसर क्या होगा? आप लोग भी बताइए जल्दी से आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी। बिहार में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। बिहार में कब हुई थी? 1973 में। बिहार में 1971 में। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1975 में। और उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा में विधेयक पारित करने वाला उड़ीसा प्रथम था। लोकायुक्त की स्थापना के समय विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? उड़ीसा था। विधेयक पारित करके लोकायुक्त को लाने वाला प्रथम राज्य कौन बना? उड़ीसा बना। उसके बाद उड़ीसा ने 1993 में लोकायुक्त विधेयक को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है, 11 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो किसने सर्वप्रथम लोकायुक्त राज्य ने कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वो राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। जस्ट हमने बताया महाराष्ट्र से राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 में। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो,
वहाँ जो अपना प्रतिवेदन लोकायुक्त पर प्रस्तुत करते हैं वो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। किसे? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी और वहाँ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पटल प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल के समक्ष सौंपता है। कौन? तो राज्यपाल को सौंपता है लोकायुक्त अपना रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष है। कितना? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण के पद कितना वर्ष हो गया है? 8 वर्ष हो गया है। 2017 में प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 8 वर्ष। इससे पहले 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण की अवधि 6 वर्ष हुआ करता था 2012 से पहले, लेकिन 2012 में संशोधन करके वो पद धारण की अवधि को 8 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 से 13 से 14 की ओर, 14 की ओर, 12 तो हो गया। प्रश्न नंबर 14 की ओर। 2011 को में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, उत्तराखंड है। वो राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। प्रथम 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा, ये उत्तराखंड है, जो 2011 के 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य बना था, भारतीय राज्य उत्तराखंड बना था। सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? तो मुख्यमंत्री को भी लोक आयुक्त के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री को भी रखा गया है। वो कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया है लोकायुक्त के सदस्यों के रूप में। तो इस प्रकार जब 1995 में प्रश्न पूछा गया था उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, परंतु आज के अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर नहीं होगा। तो आज ऐसे और भी राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ऐसे अधिनियम पास किए हैं कि लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया गया। किसको? मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया गया है। ये 4-5 राज्य और हैं, 4 राज्य और हैं। पहले 2 राज्य थे, लेकिन 2 राज्य और जुड़ गए और इसमें से उड़ीसा उड़ीसा इस तरह के विधेयक से बाहर निकल गया और 3 राज्य और जुड़ गए, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात लोकायुक्त अधिनियम में मुख्यमंत्री को भी शामिल करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है लोकपाल बिल का मसविदा तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में कौन सम्मिलित थे जब लोकपाल विधेयक तैयार हो रहा था? उस समय किन्हें किन्हें बुलाया गया था? तो अन्ना हजारे को बुलाया गया था, सही है, अन्ना हजारे को बुलाया गया था, ये सही है। और उसके बाद और किन्हें बुलाया गया था? और इनमें बुलाने वालों में 5 ऐसे व्यक्ति थे जिनका मैं नाम बताता हूँ। जब मसविदा तैयार किया था उस समय अन्ना हजारे जी को बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया था, शांति भूषण जी को बुलाया गया था, एन संतोष हेगड़े को बुलाया गया था और प्रशांत भूषण जी को बुलाया गया था। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है? अन्ना हजारे हैं, संतोष हेगड़े भी हैं, इन्हें भी बुलाया गया था। उसके बाद शांति भूषण जी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 3 और 5 मेरा सही आंसर होगा। 1, 3 और 5 किस में है? डी में है। तो 1, 3 और 5 मेरा सही आंसर होगा, डी। डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, बिल्कुल सही है। और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1985, ये गलत है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में हुआ था, 1988। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, ठीक है। और परिवर्तन निदेशालय अधिनियम 2000, ये भी गलत है। परिवर्तन निदेशालय अधिनियम 1956 में, 1956 में परिवर्तन निदेशालय अधिनियम 1956 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों गलत है। कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों गलत है। तो इस अनुसार आंसर मेरा कौन सही होगा?
मेरा आंसर सही होगा सी एंड डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसे मैं पढ़ूं, देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दिया हूं। भारत में अल्पसंख्यकों के विषयों में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमान, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। ये पूछ रहा है हमसे प्रश्न, तो सही है, 5 समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या यह सही है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 93 में संवैधानिक दर्जा है तो नहीं। हाँ 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 है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, सही है। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। दो भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है। उसके बाद भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है, गलत है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता और संरक्षण देता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। बोहरा समिति के अध्यक्ष के लिए बनाई गई थी। तो बोहरा समिति किसके अध्यक्षता में, किसके सुधार के लिए बनाई गई थी बोहरा समिति? तो बोहरा समिति था जो बोहरा समिति किसके लिए बनाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देख लीजिए। पुलिस सुधार आयोग, वित्तीय सुधार आयोग, राजनेता एवं आपराधिक की साठगांठ की सुधार आयोग, राज्यपालों की नियुक्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बोहरा समिति को सुझाव दी गई थी। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है कि उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। वो कौन सा समिति था जो राजनीतिक व अपराधियों के सांठ-गांठ की जांच की और उसका रिपोर्ट दी? 4 ऑप्शन दिए हुए अभी जस्ट हमने बताया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। बोहरा समिति वो था जो ये जांच के लिए बैठाया गया था और उन्होंने ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 1993 में बोहरा समिति की गठन की गई थी। बोहरा समिति का गठन 1993 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 में। 21 में कहा जा रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी या सिफारिश किसने की थी? तो ये दोनों को समाप्त करने की सिफारिश 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजमन्नार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी समाप्त करने के लिए। भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त करने राजमन्नार आयोग ने कहा था, और आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की कुछ पीढ़ियां दी हुई है, और ये मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत ये आता है कि कौन सी पीढ़ी से? दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश जारी किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश। तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब जारी किया जाता है अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है प्रश्न में, 24 नंबर प्रश्न में क्या है? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1990, 1991, 1992, 1993। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 28 दिसंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 28 दिसंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। उपरोक्त में सभी इसका उद्देश्य था। क्या क्या था? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ए बी सी सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में चार ऑप्शन है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, और बी में है राज्य के सशस्त्र बल। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? इनके समिति में कौन से सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कौन कौन समिति होते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें 6 प्रकार की समिति को शामिल किया जाता है। जब मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को गठित किया जाता है, सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बाकी लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। तो कौन नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं है? सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो अभी हमने बताया 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन नहीं है? राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में क्या कहा जा रहा है? क्या कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं है। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 में कहा जा रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। पहले यह सही था, लेकिन आज के सिनेरियो में देखें तो यही आंसर गलती है। आज यदि देखें तो ऑप्शन नंबर ये ए मेरा सही नहीं है। ठीक है, बी में आयोग के सदस्यों 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा सही होगा, सही नहीं है। इसके अनुसार सदस्य 5 वर्ष की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, तो ये भी मेरा सही था, ये भी गलत होगा। अध्यक्ष या सदस्य भारत की सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलती है, इसलिए ऑप्शन आंसर इसको बता पाना मुश्किल होगा, कि इसमें आंसर मेरा क्या होगा? ए बी सी तीनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 2019 ये 3 वर्ष का होता है। इसे संशोधन कर दिया गया, 2019 में इसे संशोधन कर दिया गया, 5 वर्ष से कम करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की अवधि से कब तक होती है? तो पद ग्रहण की अवधि से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जब यह प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार
19 में से संशोधन किया गया है, तो 18 में प्रश्न पूछा गया, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन फिलहाल के अनुसार ये आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। और 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसके अनुसार 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा जिसमें प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कह रहा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो क्या ये सही है कि अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए? ये सही है क्या? तो नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, अनिवार्य रूप से नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं होंगी। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं होंगी। नहीं, किसी कभी कभी एक से अधिक राज्यों को एक ही मानवाधिकार आयोग की संस्थापना होगी, ये भी गलत होगा। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति है, सही है। इस आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को भी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 और 4 मेरा सही होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में 3 और 4 नहीं दिया हुआ है, 3 और 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आंसर बताना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। 35 में कह रहा है राज्य मानव अधिकार आयोग के में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायाधीश का तो परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य में कह रहा है, तो राज्य में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है 36 में? तो ऑप्शन नंबर डी, धारा 2M में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में क्या कहा जा रहा है? 37 में है कि आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। किसके द्वारा? लोक अधिकार के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा, आयोग का अधिकारी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लोक सेवक द्वारा समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिष्ट कर सकती है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन हुए हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, कम से कम 7 वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा हो तो उसे मानवाधिकार न्यायालयों में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 39 की ओर। इसमें कथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं, कौन सही है और कौन गलत है ये बताना है हमें, ठीक है? या दोनों सही है दोनों गलत है, ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या ये सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वही रहेंगे जो भारत के न्यायाधीश रह चुके हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो कथन गलत है। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर जो भी पहले हो धारित किया गया है। तो देखिए, ये प्रश्न 2019 से पहले पूछा गया, उसके अनुसार कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। लेकिन फिलहाल के अनुसार दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चले, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है, ये आंसर बताना है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश,
या केवल केवल लगा दिया ना, भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय के का कोई सेवानिवृत्त होना चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसमें आंसर बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति इनमें से निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बी, राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल ही राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानव अधिकार आयोग। तो अभी हमने बताया, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। किसके द्वारा? भारत उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो प्राधिकृत करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? चार ऑप्शन दिए हुए, कहाँ के? राज्य आयोग के अध्यक्ष के। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है। 44 में भारतीय दंड संहिता की धारा 115, 175, 178, 179 और धारा 180 या धारा 288 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाता है? कैसा अपराध में ये आता है? चार ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सिविल न्यायालय के अंतर्गत ये सभी धाराएं आती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मानव अधिकार को उल्लंघन करने वाले को सजा देना, ये मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। समझ गए ना? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में क्या कहा जा रहा है? राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन, या राज्य सरकार के समक्ष, सॉरी, राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वार्षिक प्रतिवेदन कह रहा है, हमसे वार्षिक प्रतिवेदन कर रहा है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा? तो जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। स्वयं जांच करेगा? नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट मांग सकेगा, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, ये इसके पास अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय। तो कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान नेतर संस्था है मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन मानवाधिकार आयोग को 1993 में किया गया था। और वित्त आयोग अनुच्छेद 263 के झ के तहत है। राज्य वित्त आयोग 243 के झ में है राज्य वित्त आयोग। संसदीय सचिवालय अनुच्छेद 98 में, और केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा जा रहा है क्या? तो 49 में निम्नलिखित में से किस एक की पारिस्थितिक अन्य तीनों से भिन्न है? किस एक की? तो चार ऑप्शन है, पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और डी निर्वाचन आयोग। तो इसमें से सारे भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा इन तीनों में चारों में से भिन्न है। यदि पिछड़ा जाति आयोग को देखें तो पिछड़ा जाति आयोग अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग अनुच्छेद 340 के तहत, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर।
50 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से संवैधानिक प्राधिकार है। कौन संवैधानिक प्राधिकार है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, जिला पंचायत, अच्छा, और 4 में राज्य निर्वाचन अधिकारी। कौन संवैधानिक क्या है? प्राधिकार है, मतलब संवैधानिक प्राधिकार है, संविधान में वर्णित है कौन? तो यदि हम ये देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकार है, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक प्राधिकार है, और जिला पंचायत भी संवैधानिक प्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 के ट में आता है, और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के झ में आता है, और जिला पंचायत अनुच्छेद 243 के ख में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। थोड़ा लंबा प्रश्न है। 51 में कहा जा रहा है क्या? संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। क्या इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी? सही है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, सही है। अच्छा, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है। किसकी इनकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है क्या? ये सही है, इनकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है तो नहीं, ये गलत है। एक सही है, दो गलत है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. बैक्टरचलया कर रहे थे हैं, सही है। यह देश की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष 2000 में जो गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। M.N. बैक्टरचलया को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है कि केंद्र सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्र सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2019 से पहले केंद्र सूचना आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। जो भी पहले हो, 5 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, जो भी पहले हो वहां तक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, जिस समय प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार। लेकिन फिलहाल ये आंसर मेरा सही नहीं होगा। ठीक है, जिस समय पूछा गया था उसके अनुसार आंसर मेरा सही है। ये पूछा गया था प्रश्न 2016 में, और संशोधन किया गया 2012 में, 2019 में संशोधन कर दिया गया इस पद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चल करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किया गया था, और बोर्ड का पूर्णकालीन अध्यक्ष होगा। और उस समय जिस समय प्रश्न पूछा गया था, उस समय केंद्रीय उसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? AP सिंह परिहार थे। कौन थे? AP सिंह परिहार। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 की ओर क्या है? स्वर्ण समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, तो मूल अधिकार की तुलना में निदेशक तत्व की अग्रता। स्वर्ण समिति ने इसी पर विचार किया था, मूल अधिकार की तुलना में निदेशक तत्व की अग्रता पर। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति, डी में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? संथानम समिति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 57। मंडल आयोग, जिसे प्रस्तावों में अक्षुण्ण विवादों का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग का गठित किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के समय में 1969 में किया गया था मंडल आयोग। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में की गई थी जनता पार्टी द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पहचान करने के लिए गठित किया गया था मंडल आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, और इन्होंने 1980 में अपना रिपोर्ट
पेश किए थे। 1980 में अपना रिपोर्ट पेश किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उसके मंडल आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 58 में, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। अभी हम जस्ट बताया मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था, जबकि गठन हुआ था 1979 में, और अपना रिपोर्ट पेश किए थे 1980 में। इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी मंडल आयोग के अध्यक्ष, और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 में कहा जा रहा है कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। अत्याचार का कारण क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर नहीं है। धार्मिक कारण नहीं है, अत्याचार का कारण धार्मिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में कहा जा रहा है, सही विकल्प चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? 2 या 2 से अधिक कह रहा है, तो इसकी नियुक्ति ऐसा मस्ट होगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 में कहा जा रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा जा रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 63 की ओर चलते हैं। 63 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श नहीं लिया जाता है? किस मामले में नहीं लिया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श? तो ऑप्शन नंबर डी में सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर, सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग के से परामर्श नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 की ओर। 64 में कहा जा रहा है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो 64 का 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में कहा जा रहा है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान का प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत, आर्टिकल 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही प्रश्न होगा, प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 66 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अब इसमें कह रहा है कि लोक सेवा आयोग को सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग को गठन ही होता अनुच्छेद 315 के तहत, और उनके सदस्यों को हटाने का कार्य अनुच्छेद 317 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 की ओर। 67 में कहा जा रहा है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग के कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। हमसे कह रहा कौन सही है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 में कहा जा रहा है क्या? प्रश्न 68 में कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। और क्या है? संवैधानिक संगठन है। इसको संविधान में वर्णन है, अनुच्छेद 315 हुए क्या? वही तो है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 की ओर। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। 70 में कहा जा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, रोज बैथू या रोज विलियम बैथू प्रथम अध्यक्ष थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। वह महिला अध्यक्ष थी जो वर्ष 1992 से 96 तक के दौर में रही थी, पद पर आसीन थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत है, प्रसाद का उल्लेखित करता है? प्रसाद के सिद्धांत को उल्लेखित करने वाला कौन सा संविधान है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 है जो प्रसाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 में। 72 में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जिस या किसी भी लोक सेवा आयोग के जो व्यय होता है उस राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 होगा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस समझे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई थी स्थापना। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई थी और इस 1926 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा 1926 में स्थापना किया गया था और इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे उस समय जब स्थापित किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। इसे 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही वीडियो को हम समाप्त करने की इजाजत लेता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।